स्वागत है वक्ता से संवाद में। मेरे साथ आज गोरखपुर से जुड़े हैं डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र जी। डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं और भूगोल के प्रोफेसर हैं, संस्कृति के काफी नजदीक हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना की इस महामारी के बाद की क्या स्थिति होगी, क्योंकि भयावह स्थिति तो अभी देश की है। आजादी के बाद से जो विकास का पैमाना रहा है, सड़क, बिजली और पानी रहा है, वो भी भगवान भरोसे चलता है देश में। स्वास्थ्य पे किसी भी सरकारों ने किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि 1000 लोगों पे एक बेड है और वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक प्रणाली को तो छोड़ ही दीजिए, कहां किस स्थिति में है। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो ये स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में झेल तो जाएगा किसी न किसी तरीके से देश हमारा, क्योंकि प्रकृति प्रेमी देश है। इस पे प्रकृति के नजदीक रहने का प्रयास करता है। लेकिन इसके बाद की स्थिति क्या होगी, खास करके उसमें शिक्षा और संस्कृति की क्या भूमिका होगी, मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत की जो स्थिति है, जहां तक कोरोना महामारी का प्रश्न है, भारत दुनिया के देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। प्रति व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं हिंदुस्तान में, उनकी संख्या बहुत कम है। अमेरिका की जनसंख्या भारत की लगभग 1/4 है। वो 33 करोड़ का देश है, भारत 133 करोड़ का देश है। अमेरिका में 20,000 के करीब लोग मर चुके हैं, भारत में लगभग 500 लोग मरे हुए हैं। अमेरिका में 2 लाख के करीब लोग संक्रमित हैं, हिंदुस्तान में लगभग 15,000 लोग संक्रमित हैं। बावजूद इसके भारत की यह स्थिति है कि अमेरिका में बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं और भारत में वो साधन सुविधा नहीं है। यह एक अलग विषय है कि सरकार ने किस क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया, किन में ध्यान नहीं दिया। पीछे की सरकारों ने किस प्रकार की राजनीति किया, नहीं किया, वो आज वह विषय बहुत प्रासंगिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस परिस्थिति में भारत निपट लेगा इस विपदा से, ये तय है। जहां तक वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति का है, आने वाले 15 दिन, 1 महीने बाद जब ये स्थिति सामान्य हो जाएगी, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संघर्ष दुनिया में शुरू हुआ, उसको शीत युद्ध के नाम से जाना गया और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वो शीत युद्ध चलता रहा। दुनिया के शेष देश उन दोनों ध्रुवों के बीच झूलते रहे। 1988-89 में जब मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति अपदस्थ किए गए, रूस 14 खंडों में विभक्त हो गया, 2 ध्रुवीय संकल्पना लगभग छिन्न भिन्न होने लगी, लेकिन छिन्न भिन्न नहीं हुई, एक दूसरा ध्रुव चीन के रूप में सामने आना शुरू हो गया। अब वो चीन जब आना शुरू हुआ तो चीन ने सोचा कि मैं क्यों ना अमेरिका को ओवरटेक कर लूं, और ओवरटेक करने के मामले में, परमाणु हथियार के मामले में वो अमेरिका को ओवरटेक नहीं कर सकता। इसलिए उसने जैविक रसायनों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया 2000 के बाद। और आप जानते हैं कि बड़ा दिलचस्प विषय है, दिलचस्प यानी शर्मसार करने वाला विषय है कि वुहान में उसने जिस लेबोरेटरी में इस जैविक रसायन का उत्पादन आरंभ किया, वहां 10,000 शैय्या का रोगियों के लिए व्यवस्था कर लिया था सितंबर 2019 में ही चीन ने, कि यह विपदा अगर खड़ी होती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मेशन है, लिक्विड फॉर्मेशन में मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। सोवियत संघ को इस बात की खबर थी, मॉस्को के पास अगस्त 2019 में ही उसने 2-2,000 शैय्या का बेड बना लिया था। अमेरिका बहुत कॉन्शियसली, अमेरिका भी जैविक हथियारों पर काम कर रहा था, लेकिन अमेरिका बहुत अधिक सतर्कता से कर रहा था। उसको कोई जल्दीबाजी नहीं थी, लेकिन चीन को जल्दीबाजी थी, क्योंकि उसको अमेरिका को ओवरटेक करके विश्व को एक ध्रुवीय व्यवस्था में वो ले जाना चाहता था अमेरिका। और वो इसलिए भी लेना जाना चाहता था कि क्योंकि वो पूंजीवादी देश हो चुका है, साम्यवाद का आवरण ओढ़ के दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहा है। आने वाले समय में दुनिया में जो प्रकृतिवादी देश हैं, जो मानवतावादी देश हैं, उनके लिए कोई संकट नहीं है, लेकिन जो मानवता के विरोधी हैं,
संहारक हैं, युद्ध लड़ने वाले हैं, वो परिस्थिति आने वाले समय में बहुत विकट होगी। सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से दुनिया का जो समीकरण है वो बहुत तेजी से बदलेगा आने वाले समय। और आप ये कह सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। अगर शुरुआत नहीं भी होती है तो कम से कम गर्म युद्ध का वातावरण पूरी दुनिया में हमेशा बना रहेगा, संघर्ष तेजी से बढ़ेगा और भारत जैसे देश निश्चित रूप से सभी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। लाभ उठाना कहकर हम दूसरे के लिए खराब भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भारत में प्रकृतिवादी यहां व्यवस्था है, हम प्रकृति के ज्यादा निकट हैं, हमारे यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। हम स्विगी और जोमेटो जैसा भोजन या पैकेज्ड फूड का उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को उस स्तर पर नहीं गिरा चुके हैं जिस स्तर पर चीन, यूरोपीय देश या अमेरिकन देश गिरा चुके हैं, वो नष्ट कर चुके हैं। उनकी शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि इस तरह की बीमारियों से लड़ सकें। इसलिए आने वाला समय भारत के लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होगा। गर्म युद्ध का वातावरण बनेगा, यह तय है। और कोरोना जैसी महामारी के समय से पहले ही उजागर हो जाने से एक लाभ दुनिया को जरूर हुआ है कि दुनिया जैविक हथियारों के मामले में समय से पहले ही सतर्क और सावधान हो गई है और उसको इस विभीषिका का अंदेशा हो गया है। और इस अंदेशा के नाते पूरा विश्व उसके साथ खड़ा होगा जो इस विनाश लीला के विरुद्ध हैं, विनाश लीला के से भिन्न व्यवहार रखते हैं। इसका मतलब आने वाले समय में दो ध्रुवीय व्यवस्था रहेगी, एक जैविक रासायनिक हथियारों और विपदा को के विरुद्ध काम करने वालों का और एक उसके पक्ष में काम करने वालों का। इसलिए आने वाला समय अच्छा होगा। वर्तमान समय थोड़ा संकट का जरूर है, उसमें भारतीय लोगों को धैर्यपूर्वक सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। निसंदेह भारत की वर्तमान सरकार इस दिशा में बहुत श्रेष्ठ, अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा जो गलत चीजें की जा रही हैं उस पर भी लगाम लगना चाहिए और उन लोगों को नियंत्रित होके मानवता और मनुष्यता का परिचय देना। मेडिकल साइंस में कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर विकल्प हमेशा होता है। यह आयुर्वेद में भी कहा जाता है, इसको होम्योपैथ में भी और एलोपैथ में भी ये कहा जाता है। तो वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन आज की जो परिस्थिति है बचाव ही मुख्य रास्ता है और उस दिशा में सरकार बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। सारे देश में जो सरकारें काम कर रही हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सरकार का रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार अपने से चिल्ला रही है हमने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार काफी कुछ जमीनी स्तर पर काम करने का दावा कर रही है। सरकारें, क्षेत्रीय सरकारें उस जो केंद्रीय सरकार के आवंटित राशियों का 170 करोड़ रुपए का कितना और किस तरीके से सामान्य जनमानस के लिए फायदा पहुंचाएंगी या रास्ता प्रशस्त करेंगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो निर्विवाद रूप से समाज माध्यम में और मीडिया के अन्य दूसरे जो माध्यम है उसमें स्पष्ट होके आया है कि देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निसंदेह बहुत श्रेष्ठ और अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मामले में तो अनिवार्य रूप से किया है, सभी इसके साक्षी हैं। लेकिन एक बात और भी है कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। इसका आशय यह है कि उन लोगों ने उस दिशा में बहुत उचित और अच्छा निर्णय कदम नहीं उठाया। और वहां के स्थानीय लोगों से आप बात करिए तो वो भी कहते हैं कि खाने पीने के, रख रखाव के और मजदूर वर्ग के वहां के भागने की जो स्थिति है उस पर भी वो लोग नियंत्रण स्थापित कर पाने में सफल नहीं हुए। ये तो है कि वाले इनको आगे बढ़ाने वाले लोगों को उन लोगों ने प्रश्रय दिया है।
इसलिए हम केंद्र सरकार की यदि बात करें तो उसका निर्णय और कार्य बहुत सराहनीय है और अधिकांश राज्य सरकारें अच्छा कार्य कर रही हैं। पश्चिमी बंगाल की स्थिति थोड़ी भयावह जरूर दिखाई पड़ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मई के प्रथम सप्ताह या उसके बाद पश्चिमी बंगाल एक बहुत बीभत्स रूप में सामने आने वाला है और अभी उसका अंदेशा नहीं है। जब लगेगा कि अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, समाप्त हो गया, तो अचानक वो ऐसा विस्फोट राजनीतिक प्लानिंग की तहत, राजनीतिक षड्यंत्र की तरह वो करेंगे कि जिससे केंद्र सरकार की स्थिति या देश में जो अच्छी सरकारें हैं, अच्छी तरह से इस विपदा से निपटने के लिए योगदान किया है, उसमें बहुत बड़ा संकट और समस्या खड़ी हो। ये उनकी हिडन एजेंडा, छिपा हुआ उनका एजेंडा है और इससे देश के नेतृत्व को और जो देश के हित में, मानवता के हित में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा।